भविष्य पहले से ही यहाँ है, ये बस समान रूप से वितरित नहीं है। विज्ञान कथा लेखक विलियम गिब्सन का ये मशहूर उद्धरण आज की हमारी चर्चा के लिए मुझे लगता है बिल्कुल सटीक है। नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे जो किसी जासूसी नॉवेल से कम नहीं लगती। जरा सोचिए, आप कराकस में एक हाई सिक्योरिटी सैन्य अड्डे के कमांडर हैं। एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि आपके सैनिक बिना किसी वजह के बीमार पड़ रहे हैं। किसी के नाक से खून बह रहा है, कोई उल्टी कर रहा है। आपके करोड़ों डॉलर के रडार सिस्टम खामोश हैं, सारे कम्युनिकेशन चैनल ठप, कोई धमाका नहीं, कोई गोली नहीं चली। फिर भी आपका पूरा का पूरा बेस पंगु हो चुका है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। पिछले हफ्ते पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 3 जनवरी को वेनेजुएला पर हुए एक सैन्य ऑपरेशन में कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ऑपरेशन जिसमें वहां के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया। ट्रंप के मुताबिक इस हमले के पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी हथियार था। उन्होंने उसे नाम दिया द डिस्कम्बोब्युलेटर। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि उन्हें इस पर खुलकर बात करने की अनुमति नहीं है, लेकिन न्यूज़ नेशन चैनल को एक इशारा दिया कि इसमें सोनिक हथियार शामिल थे। अब देखिए, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि तो है नहीं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर ये डिस्कम्बोब्युलेटर आखिर है क्या। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के आधार पर हम इस अदृश्य हमले की परतें खोलेंगे। और जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 3 में डिफेंस टेक्नोलॉजी और युद्ध की बदलती प्रकृति पर सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। क्या ये कोई एक जादुई हथियार है या फिर कई तकनीकों का एक घातक कॉकटेल? एक बहुत अच्छा सवाल है और ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये डिस्कम्बोब्युलेटर कोई एक सिंगल गैजेट नहीं है। इसे एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहना ज्यादा सही होगा। सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। हाँ, मतलब कई अलग अलग तकनीकों का एक जाल, एक नेटवर्क, जिन्हें एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य था वेनेजुएला जैसे किसी बहुत ही ज्यादा सुरक्षित इलाके की रक्षा प्रणालियों को एक ही झटके में पूरी तरह से नाकाम कर देना। एक ही झटके में? ये तो सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। मतलब इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स को एक ही समय पे सिंक्रोनाइज करना, अगर इसमें से कोई एक भी फेल हो गया तो पूरा ऑपरेशन खतरे में नहीं पड़ जाएगा? बिल्कुल पड़ जाएगा। और यही इस सिस्टम की जटिलता भी है और इसकी ताकत भी। इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही दुश्मन को हर तरफ से एक साथ घेरने पर आधारित है। आप इसको ऐसे समझिए, ये एक दो तरफा हमला है। दो तरफा? हाँ, एक तरफ ये सीधे सैनिकों को, मतलब इंसानों को निशाना बनाता है ताकि वो लड़ने के काबिल ही न रहे। और दूसरी तरफ ये सैन्य उपकरणों को, जैसे रडार, सेंसर्स, मिसाइल सिस्टम्स, उनको अंधा और बहरा बना देता है। तो जब इंसान और मशीन दोनों एक ही पल में कंफ्यूज्ड और नाकाम हो जाएं, तो दुश्मन के पास जवाबी कार्रवाई का कोई मौका ही नहीं बचता। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो चलिए इस दो तरफा हमले को एक एक करके समझते हैं। पहले इंसानों की बात करते हैं। किसी सैनिक को बिना गोली चलाए युद्ध के मैदान से हटा देना, ये विचार ही बहुत डरावना है। ये बिल्कुल है, और इसके लिए कई तरह की नॉन लीथल यानी गैर घातक तकनीकें आज मौजूद हैं। इनका मकसद जान लेना नहीं होता, इनका मकसद होता है दुश्मन की लड़ने की इच्छा और क्षमता दोनों को खत्म कर देना। तो इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? इसमें सबसे चर्चित है एक्टिव डिनायल सिस्टम, जिसे लोग आम भाषा में हीट रे भी कहते हैं। हीट रे? जी, ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जो मिलीमीटर वेव्स छोड़ता है। ये तरंगें त्वचा की ऊपरी सतह में घुसकर एक असहनीय जलन पैदा करती हैं। मतलब एक तरह का अदृश्य ताप, जैसे किसी ने बिना छुए ही शरीर पर कोई गर्म चीज लगा दी हो। आपने बिल्कुल सही समझा। ये दर्द इतना अचानक और तेज होता है कि इंसान के पास वहां से भागने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। अच्छा। ये भीड़ को तितर बितर करने और सैनिकों में भगदड़ मचाने के लिए बहुत कारगर है। और ट्रंप ने जिन सोनिक हथियारों का जिक्र किया था, वो क्या है? क्योंकि वेनेजुएला से जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई थीं, उनमें सैनिकों के बीमार होने, उल्टी करने और नाक से खून बहने जैसी बातें थीं। क्या आवाज से ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उनका इशारा शायद लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइसेस या LRAD की तरफ था। LRAD? इन्हें सोनिक कैनन भी कहा जाता है। ये डिवाइस ध्वनि की तरंगों को एक बहुत पतली और शक्तिशाली बीम में फोकस करके फेंकती हैं। अच्छा। ये आवाज इतनी तेज और भेदने वाली होती है
कि ये इंसान के कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है और शरीर के जो आंतरिक संतुलन बनाने वाले अंग हैं बिल्कुल। उन्हें बिगाड़ सकती है। और उसी से चक्कर आना, मतली होना, ये सब होता है। जी, चक्कर आना, मतली होना और दिमागी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ये तो कुछ हवाना सिंड्रोम जैसा लग रहा है। बिल्कुल। जहां दुनिया भर में अमेरिकी राजनयिकों ने इसी तरह के अजीब लक्षणों की शिकायत की थी, बिना किसी बाहरी हमले के। ये एक बहुत अच्छी तुलना है। हालांकि हवाना सिंड्रोम का कारण आज तक एक रहस्य है, हाँ। लेकिन जो लक्षण हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। अचानक बीमार पड़ना, संतुलन खो देना, दिमागी भ्रम, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड या माइक्रोवेव तरंगों के प्रभाव से मेल खाते हैं। अच्छा। कोई बहुत संभव है कि उसी सिद्धांत पर आधारित तकनीक का इस्तेमाल यहाँ किया गया हो। और इसी कैटेगरी में एक और हथियार है विजुअल डैज़लर्स। ये क्या चीज है? ये एक लेजर हथियार है। ये तेजी से चमकती हुई रोशनी की पल्स फेंकता है, जिससे सामने वाला कुछ पलों के लिए या शायद कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह अंधा हो जाता है। तो ये सिर्फ अस्थायी अंधेपन की बात नहीं है, ये उस एक पल में सैनिक के दिमाग में पूरा डर और लाचारी भर देने की बात है। ठीक कहा आपने। ये एक साइकोलॉजिकल हमला भी है। जब आपको न कुछ दिखाई दे, न सुनाई दे और आपका शरीर भी आपका साथ न दे रहा हो, तो आप लड़ने की हिम्मत ही खो देते हैं। ये वाकई में बहुत डरावना है कि कैसे सैनिकों को लड़ने से पहले ही मैदान से हटाया जा सकता है। लेकिन सैनिक तो इस पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम ही काम ना करे तो दुनिया के सबसे बेहतरीन सैनिक भी क्या कर लेंगे? तो इस अदृश्य हमले ने मशीनों को कैसे निशाना बनाया होगा? यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की भूमिका आती है। और आज के दौर में ये युद्ध का सबसे अहम मैदान बन चुका है। डिस्कॉम्बोब्यूलेटर का दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, दुश्मन की तकनीक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। इसके कुछ उदाहरण है? मतलब ये काम कैसे करता है? जरूर। अमेरिका के पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है काउंटर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई पावर माइक्रोवेव एडवांस्ड मिसाइल प्रोजेक्ट, या शॉर्ट में चैम्प। चैम्प। जी, ये एक ऐसी मिसाइल है जो किसी इमारत पर गिरने के बाद फटती नहीं है, बल्कि उसके ऊपर हवा में एक बहुत शक्तिशाली माइक्रोवेव पल्स छोड़ती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स नीचे मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, मतलब कंप्यूटर, सर्वर, पावर ग्रिड, कंट्रोल सिस्टम, सबको एक झटके में फ्राई कर देती है। 1 मिनट, मतलब आप बिना एक भी ईंट तोड़े पूरे शहर या सैन्य अड्डे को तकनीकी रूप से पाषाण युग में भेज सकते हैं? यही इसका मकसद है। ये एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त है। बिल्कुल। इसके अलावा आजकल किसी भी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी सीड मिशन में साइबर हमले एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया बन गए हैं। मतलब हैकिंग? हाँ, दुश्मन के कमांड और कंट्रोल नेटवर्क को हैक कर लेना, उन्हें गलत जानकारी भेजना या उनके सिस्टम को ही बंद कर देना। एक और दिलचस्प तकनीक है ग्रेफाइट युद्ध सामग्री। ग्रेफाइट? हाँ, यह एक ऐसा बम है जो फटने पर हवा में ग्रेफाइट के महीन रेशे फैला देता है। ये रेशे बिजली के सुचालक होते हैं और पावर स्टेशंस और ग्रिड पर चिपककर बड़े पैमाने पर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे पूरे इलाके की बिजली गुल हो जाती है। लेकिन इन सब में सबसे उन्नत क्या हो सकता है? कोई ऐसी चीज जो गेम को पूरी तरह बदल दे? शायद सबसे परिष्कृत और गुप्त प्रणाली शूटर नाम का एक प्रोग्राम है। शूटर? जी, ये कोई अलग से मिसाइल या बम नहीं है, बल्कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों के अंदर लगा हुआ एक बेहद जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। यह सीधे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क में घुसपैठ करता है। 1 मिनट, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकी पायलट दुश्मन की स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं? हाँ, ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लगता है। हैकिंग का बिल्कुल अगला स्तर। ये उससे भी एक कदम आ गया। इसके कई स्तर हैं। शूटर 1 ठीक वही करता है जो आपने कहा। यह अमेरिकी पायलट को दुश्मन के रडार ऑपरेटर की स्क्रीन दिखाता है। अच्छा। शूटर 2 इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उस नेटवर्क पर नियंत्रण कर लेता है। नियंत्रण? हाँ, मतलब अमेरिकी ऑपरेटर दुश्मन के रडार को अपनी मर्जी से किसी और दिशा में घुमा सकता है या उसे ऐसी नकली हवाई जहाज दिखा सकता है जो असल में है ही नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब आप दुश्मन को उसकी अपनी ही आंखों से धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल। ये शतरंज के खेल में सिर्फ ये जानने जैसा नहीं है कि आपका प्रतिद्वंद्वी अगला कदम क्या चलेगा, ये उसकी जगह उसका मोहरा चलने जैसा है। और शूटर 3? और सबसे खतरनाक है शूटर 3। ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के कम्युनिकेशन लिंक में सीधे घुसपैठ कर सकता है। ओह! इसका मतलब है कि ये मिसाइल को लॉन्च होने से रोक सकता है या लॉन्च होने के बाद हवा में ही उसका टारगेट बदल सकता है। तो ये दुश्मन के सबसे बड़े हथियार को
उसी के लिए खतरा बना देता है। एग्जैक्टली। तो इन सभी तकनीकों को एक साथ जोड़ने पर जो तस्वीर बनती है वो बहुत ही डरावनी है। मतलब डिस्कॉम्बोब्यूलेटर कोई एक चीज नहीं बल्कि इन सबका मिलाजुला नाम है। हाँ, निष्कर्ष यही है। डिस्कॉम्बोब्यूलेटर कोई एक जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि यह इन सभी प्रणालियों का एक ऑर्केस्ट्रा है जिसे एक ही धुन पर बजाया जाता है। आप सोचिए, एक ही पल में एक सैनिक पर सोनिक कैनन से हमला होता है, विजुअल डैज़लर उसे अंधा कर देता है। ठीक उसी पल उसके कमांड सेंटर की बिजली चैंप मिसाइल से काट दी जाती है और उसके एयर डिफेंस रडार को सूटर प्रोग्राम से हैक कर लिया जाता है। तो उस स्थिति में तो कोई भी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। इस बहुस्तरीय समन्वित हमले के सामने किसी भी सेना के लिए टिक पाना लगभग नामुमकिन है। यही इस डिस्कॉम्बोब्यूलेटर की असली ताकत है। ये हमला एक साथ हर मोर्चे पर होता है। तो आज की चर्चा का असली सार ये नहीं है कि ये हथियार क्या-क्या कर सकता है। असली बात यह है कि ये युद्ध के मैदान को ही अदृश्य बना देता है। हमला कब हुआ, किसने किया और क्या ये हमला था भी या नहीं, ये सब धुंधला हो जाता है। ये सैन्य जीत से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक अनिश्चितता पैदा करने का हथियार है। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक एक बेहतरीन केस स्टडी है। जीएस पेपर 3 में डिफेंस टेक्नोलॉजी और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर जैसे विषयों पर सीधे सवाल बनते हैं। ये केस स्टडी दिखाती है कि युद्ध की परिभाषा पारंपरिक बंदूकों और बमों से आगे बढ़कर अब फ्रीक्वेंसी, कोड और तरंगों की लड़ाई में कैसे तब्दील हो रही है। और भारत जैसी एक बड़ी शक्ति के लिए इन तकनीकों को समझना और इनसे निपटने की तैयारी करना कितना जरूरी है, ये हम समझ सकते हैं। अगर इस विषय पर और गहराई से जानने की इच्छा हो या कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा बने रहें। और अंत में हम एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब युद्ध के हथियार इतने अदृश्य, इलेक्ट्रॉनिक और गैर पारंपरिक हो जाते हैं, तो क्या युद्ध की परिभाषा और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन को भी बदलने की जरूरत नहीं है? जब कोई हमला गोली या बम से नहीं बल्कि एक माइक्रोवेव पल्स या कंप्यूटर कोड से होता है, तो उसकी जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? ये एक ऐसा नैतिक और कानूनी सवाल है जिस पर आने वाले दशकों में पूरी दुनिया को मंथन करना होगा।